धीरूभाई अंबानी। ये नाम सुनते ही मतलब दिमाग में एक बहुत बड़ी तस्वीर बनती है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, विशाल रिफाइनरीज, लाखों शेयर होल्डर्स। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। एक पेट्रोल पंप क्लर्क से इस साम्राज्य तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ। आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमें जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर हम सिर्फ घटनाओं की एक टाइमलाइन नहीं देखेंगे, बल्कि उन रणनीतियों को, वो मेंटल मॉडल्स क्या थे जिन्होंने धीरूभाई को धीरूभाई बनाया, उसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ से ज्यादा कैसे और क्यों हुआ, इस पर गौर करेंगे। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का फोकस धीरूभाई की उस अनूठी कला पर होगा जिससे वो मौके वहां देख लेते थे जहां दूसरों को सिर्फ मुश्किलें या कह सकते सिरदर्द दिखाई देता था। हम उनके कहानी को कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। ठीक है। कैसे उन्होंने पहले मौके पहचाने, फिर बाजार के जो नियम थे उन्हें तोड़ा, और आखिर में एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आज भी कायम है। में 7 लोगों का परिवार। गरीबी तो थी, लेकिन शायद महत्वाकांक्षा, एम्बिशन उससे कहीं ज्यादा थी। और ये एम्बिशन बहुत जल्दी दिखने भी लगी थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अपने दोस्त के साथ मिलकर जूनागढ़ विद्यार्थी संघ नाम से एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये दिखाता है कि लीडरशिप और ऑर्गेनाइज करने की जो क्षमता है वो उनमें बचपन से ही थी। और फिर 16 साल की उम्र में जेब में कुछ खास नहीं, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं, वो एक स्टीमर पर बैठकर 2400 किलोमीटर दूर यमन के अदन शहर चले गए। जो उस दौर के गुजरातियों की एक परंपरा जैसी थी, है ना, मौके की तलाश में परदेश जाना। हाँ बिल्कुल। अदन में उन्हें एबेसेंट कंपनी में नौकरी मिली जो उस वक्त उस पूरे इलाके का लगभग 80% ट्रेड कंट्रोल करती थी। इंटरव्यू भी बड़ा दिलचस्प था। अच्छा, उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख पढ़कर उसकी समरी लिखने को कहा गया, जो उन्होंने आसानी से कर दिया। उन्हें नौकरी पर रखने वाले मंगल भाई पटेल ने बाद में बताया था कि धीरूभाई के चलने के अंदाज में एक अजीब सी अर्जेंसी थी, एक तेजी थी, जैसे उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना हो और वक्त बहुत कम हो। और अदन में ही उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई की। ये कहानी कमाल की है और उनकी सोच का पहला बड़ा सबूत भी। उन्होंने देखा कि यमन में चलने वाले सिक्के यानी यमनी रियाल, उसमें जितनी चांदी होती थी उस चांदी की कीमत सिक्के की आधिकारिक कीमत से ज्यादा थी। यहाँ धीरूभाई की पहली बड़ी रणनीति दिखती है, वैल्यू गैप को पहचानना। उन्होंने देखा कि एक चीज की सरकारी कीमत और उसकी असल कीमत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक रियाल के सिक्के की एक्सचेंज वैल्यू 10 पाउंड है, लेकिन उसमें लगी चांदी को पिघलाकर बाजार में बेचें तो 12 पाउंड मिलते हैं। यानी हर एक सिक्के पर सीधा सीधा 2 पाउंड का मुनाफा। बिल्कुल। उन्होंने बाजार से रियाल खरीदने शुरू कर दिए, उन्हें पिघलाया, चांदी निकाली और उस चांदी को लंदन के बुलियन डीलरों को ज्यादा कीमत पर बेच दिया। वाह। और सिर्फ 3 महीने में उन्होंने लाखों कमा लिए। और ये सोच उन्होंने सिर्फ सिक्कों पर नहीं बल्कि बाद में लाइसेंस और टेक्नोलॉजी पर भी लागू की। तो 1958 में, मतलब 10 साल अदन में बिताने के बाद 26 साल के धीरूभाई भारत लौट आए। अब वो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे। बॉम्बे में उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। और ऑफिस कैसा था? ऑफिस तो बस नाम का था। 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक मेज, एक टेलीफोन और 3 कुर्सियां। बस इतना ही? हाँ। शुरुआत में वो मसालों और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी वैल्यू गैप वाली सोच को फिर से इस्तेमाल किया, और वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर। उनकी नजर थी सिंथेटिक धागों पर, नायलॉन, विस्कोज, पॉलिएस्टर। उस दौर में इन धागों से बने कपड़ों की भारी डिमांड थी, क्योंकि वो सस्ते थे, सिकुड़ते नहीं थे और जल्दी सूख जाते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट थी। भारत में इन धागों की जितनी डिमांड थी उसका शायद सिर्फ 10 से 20% ही देश में बनता था, और सरकार ने इनके इंपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। तो फिर मौका कहाँ था? मौका वो सरकारी पॉलिसी में ही छिपा हुआ था। सरकार की एक स्कीम थी REP, यानी रेप्लेनिशमेंट लाइसेंस। अच्छा। जो लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे उन्हें बदले में कुछ मात्रा में सिंथेटिक धागे इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिलता था। और धीरूभाई ने देखा कि ज्यादातर एक्सपोर्टर्स इन लाइसेंसों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। अगर ये लाइसेंस इतनी कीमती थे तो दूसरे एक्सपोर्टर्स इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? क्या उन्हें ये मौका दिखा नहीं? यही तो धीरूभाई का कमाल था।
देखिए, ज्यादातर एक्सपोर्टर्स अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस कर रहे थे। यानी कपड़ा एक्सपोर्ट करना। हाँ, इस लाइसेंस को इस्तेमाल करने का मतलब था इंपोर्ट के झंझट में पड़ना, कस्टम से डील करना, ढेर सारी कागजी कार्रवाई। उन्होंने इसे एक सिरदर्द समझा और धीरू भाई ने उसी सिरदर्द में अरबों का मौका देख लिया। उन्होंने उन एक्सपोर्टरों से बेस्ट कीमत पर ये लाइसेंस खरीदना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने दूसरों के हेडेक को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लिया। बिल्कुल सही। जल्द ही वो भारत के लगभग पूरे सिंथेटिक धागे के इंपोर्ट को कंट्रोल करने लगे और इसे बाजार में कई 100% के मुनाफे पर बेचने लगे। यहीं पर उनके और उनके चचेरे भाई चंपकलाल के रास्ते अलग हो गए। क्यों? चंपकलाल सेफ खेलने वाले व्यापारी थे और धीरू भाई के इतने बड़े रिस्क लेने के तरीके से वो सहमत नहीं थे। तो अब धीरू भाई अकेले थे और उन्होंने एक ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर बनने का फैसला किया। वो सिर्फ धागा सप्लाई नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो खुद कपड़ा बनाना चाहते थे। यहाँ से रिलायंस के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जी, उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में 4 निटिंग मशीनों से एक फैक्ट्री शुरू की और यहाँ उनकी दूसरी बड़ी रणनीति सामने आई, बाजार के नियमों को बदलना, डिसरप्शन। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा विमल और उसे एक प्रीमियम फैब्रिक की तरह पेश किया। ओनली विमल? हाँ, टैगलाइन थी ओनली विमल। ये टैगलाइन कहती थी कि ये बाकियों जैसा नहीं है, बल्कि सबसे अलग और बेहतर है। और सिर्फ नाम ही नहीं, उन्होंने इसे बेचने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। उस जमाने में जब विज्ञापन पर कोई ज्यादा खर्च नहीं करता था, उन्होंने सालाना 1 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए। 1 करोड़? हाँ, फैशन शो, बिलबोर्ड्स, अखबार, सब कुछ। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे देश में फ्रेंचाइजी मॉडल पर दुकानें खोली, जो उस वक्त भारत में बिल्कुल नया था। नतीजा, 1979 तक रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन गई। तो विमल के साथ रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन धीरू भाई की एम्बिशन सिर्फ कपड़ा बनाने तक तो सीमित नहीं थी। उन्हें और बड़े पैमाने पर खेलने के लिए और बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। और उस पैसे के लिए वो पुराने बिजनेस घरानों या बैंकों के पास नहीं गए, वो सीधे भारत की आम जनता के पास गए। और यहीं से 1977 के उस ऐतिहासिक आईपीओ की कहानी शुरू होती है, जिसने भारतीय शेयर बाजार का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। उस समय तक आईपीओ सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अमीर परिवारों का खेल माना जाता था। आम आदमी इससे दूर रहता था। धीरू भाई ने इस नियम को भी तोड़ा। उन्होंने भारत के मिडिल क्लास को अपना पार्टनर बनाया। अच्छा। 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 28 लाख शेयर ऑफर किए और वो आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। और नतीजा? कुछ ही महीनों में शेयर की कीमत बढ़कर 50 रुपए हो गई। 5 गुना? हाँ, निवेशकों का पैसा 5 गुना हो गया। पहली बार भारत की आम जनता ने शेयर बाजार से इतनी बड़ी दौलत बनाई थी। धीरू भाई ने हजारों लोगों को पहली बार निवेशक बनाया था। लेकिन जब आप बाजार के नियम बदलते हैं, तो पुराने खिलाड़ी आपके दुश्मन बन जाते हैं। 1982 में कलकत्ता के एक बियर कार्टेल की नजर रिलायंस के शेयर्स पर पड़ी। ये वो लोग थे जो बाजार को गिराकर पैसा कमाते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग काम कैसे करती है? मतलब आप वो चीज बेच रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, आप अपने दोस्त से एक किताब उधार लेते हैं और उसे 100 रुपए में बेच देते हैं। हाँ। आपका प्लान है कि कुछ दिनों में इस किताब की कीमत गिरकर 50 रुपए हो जाएगी। तब आप बाजार से 50 रुपए में वही किताब खरीदकर अपने दोस्त को वापस कर देंगे। बीच के 50 रुपए आपका मुनाफा। बियर कार्टेल यही रिलायंस के शेयर्स के साथ करने की कोशिश कर रहा था। उनका प्लान था कि वो भारी मात्रा में शेयर बेचेंगे, बाजार में पैनिक फैलेगा, कीमत गिरेगी और वो गिरी हुई कीमत पर खरीद कर मुनाफा कमा लेंगे। 18 मार्च 1982 को उन्होंने हमला शुरू किया। उन्होंने बाजार से शेयर उधार लेकर 131 रुपए के भाव पर बेचना शुरू किया। आधे घंटे में उन्होंने 3.5 लाख शेयर बेच दिए और कीमत गिरकर 121 रुपए पर आ गई। उन्हें लगा कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मध्य पूर्व से कुछ रहस्यमयी खरीदार बाजार में उतरे और जितने शेयर बेचे जा रहे थे उतने ही खरीदने लगे। हाँ, जितना बियर्स बेचते उतना ये लोग खरीद लेते। बाजार हैरान था कि ये हो क्या रहा है। कीमत गिरने की बजाय आसमान छू गई और 201 रुपए तक पहुंच गई। बाप रे। अब बियर कार्टेल फंस चुका था। उन्हें उधार लिए शेयर वापस करने थे और उसके लिए उन्हें बाजार से ऊंची कीमत पर शेयर खरीदने पड़े। वो बर्बाद हो गए।
बाद में आरोप लगे कि इन रहस्यमय खरीदारों के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद धीरूभाई अंबानी थे। अच्छा, हालांकि ये कभी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुआ। इस एक घटना ने उन्हें छोटे इन्वेस्टर्स का मसीहा बना दिया। यहाँ हमें उस दौर की सच्चाई पर भी बात करनी होगी जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक धीरूभाई ये जानते थे कि उस सिस्टम में कुछ भी बड़ा करने के लिए सत्ता के गलियारों में अच्छी पकड़ होना कितना जरूरी है। लेकिन क्या ये सिर्फ सिस्टम को समझने की बात थी या फिर सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ने की? क्योंकि उन पर लगे आरोप काफी गंभीर थे। ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में करवाया। जैसे एक स्कीम में ऐसा बदलाव करवाया गया जिससे नायलॉन एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा कीमती पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। ये सब उस दौर की व्यावसायिक रणनीतियों का हिस्सा माना जाता था, जहां नियम अक्सर उतने स्पष्ट नहीं होते थे। और उनकी जो बिजनेस राइवलरी थी वो भी बहुत तीखी थी, खासकर बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ। ये सिर्फ बाजार की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक तरह का टोटल वॉर था। एक दूसरे के लाइसेंस ब्लॉक करवाने की कोशिश करना, मीडिया में नेगेटिव कैंपेन चलाना, ये सब उस दुश्मनी का हिस्सा था। उनके समर्थक इसे बिजनेस में टिके रहने की जरूरत बताते हैं, जबकि आलोचक इसे नियमों को ताक पर रखना कहते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। 1986 में धीरूभाई की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक आया और उनका दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। लोगों को लगा कि यह धीरूभाई युग का शायद अंत है। लेकिन जब वो भारत वापस आए तो उनका शरीर भले कमजोर था, पर उनकी आंखों में वही पुरानी आग बाकी थी। और अब वो अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करने में जुट गए, जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये सिर्फ एक बिजनेस टर्म नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए लगने वाले हर कच्चे माल पर आपका खुद का कंट्रोल हो। अच्छा, क्रूड ऑयल से लेकर कपड़ा बनाने तक पूरी सप्लाई चेन पर खुद का कंट्रोल, ताकि आपको किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। और इस सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी उठाई उनके बेटे मुकेश अंबानी ने। पाताल गंगा में पॉलिएस्टर प्लांट रिकॉर्ड 18 महीनों में तैयार हो गया, जबकि अनुमान 26 महीनों का था। फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाए गए ताकि पॉलिएस्टर बनाने के लिए केमिकल्स भी खुद ही बनाए जा सकें। इसी बीच पाताल गंगा में एक भयानक बाढ़ आई। करोड़ों की मशीनरी, पूरी फैक्ट्री पानी और मिट्टी में डूब गई। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। ओह! लेकिन यहाँ रिलायंस की जुझारू क्षमता दिखी। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में हजारों वर्कर्स की एक आर्मी ने दिन रात काम किया। एक एक मशीन को हाथ से खोलकर साफ करके वापस जोड़ा गया। और नतीजा? सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा प्लांट फिर से चालू हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर आया उनका सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी सपना। 1993 में उन्होंने जामनगर में भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी बनाने की घोषणा की। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। 27 मिलियन टन की सालाना क्षमता, जो अकेले भारत की 25% क्रूड ऑयल की जरूरत पूरी कर सकती थी। रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसाने जैसा था ये। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस रेगिस्तान में उन्होंने ग्रीनरी के लिए 66,000 आम के पेड़ भी लगवाए, जो बाद में बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गए। अच्छा। कहा जाता है कि उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के 1 लाख आम के पेड़ों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अप्रैल 2002 में शेयरधारकों को अपने आखिरी संबोधन में धीरूभाई ने कहा था कि उन्होंने अदन में एक सपना देखा था कि वो भारत की अपनी एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाएंगे। उनका वो सपना पूरा हो चुका था। 2 महीने बाद 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। उनकी कहानी से जो मुख्य रणनीतियां निकल कर आती हैं वो है, पहला, वैल्यू गैप को पहचानना, यानी आधिकारिक और असल कीमत के फर्क को भुनाना। दूसरा, दूसरों के सिरदर्द में अपना मौका ढूंढना। तीसरा, सिर्फ बाजार में कम्पीट नहीं करना बल्कि उसके नियमों को ही बदल देना। और चौथा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए अपनी किस्मत पर पूरा कंट्रोल रखना। सार है, Our dreams have to be bigger, our ambitions higher, our commitment deeper and our efforts greater। यानी हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची, हमारी प्रतिबद्धता गहरी और हमारे प्रयास और भी ज्यादा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। आज के दौर में जहां पारदर्शिता और नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है,
क्या धीरू भाई की किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने वाली आक्रामक रणनीति आज भी उतनी ही कारगर हो सकती है, या फिर हर दौर के अपने नायक और अपनी रणनीतियां होती हैं?